नमस्कार। आज हम लोग सेमेस्टर 3 की रिवीजन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का रिवीजन करेंगे। मैं स, वे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कुछ पूछूंगी, आप लोग रिप्लाई करेंगे, तो संवाद मेथड में हम लोग आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजनों, आदरणीय श्री एमपी खेमका सर, हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट श्री जेपी अग्रवाल सर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जन्मदाता, उनको सादर नमन है। और सभी गुरुओं का सादर नमन है, अभिनंदन है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर द थ्री गुड प्रिंसिपल मॉर्निंग मैम। आयुर्वेदा। जी सरिता जी बताइए, व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल इन आयुर्वेदा। लिंग सूत्र, हेतु सूत्र, औषध सूत्र। हाँ, पहले लिंग नहीं आएगा, पहले हेतु सूत्र आएगा। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र एंड औषधि सूत्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेतु? हेतु का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेतु? हेतु सूत्र क्या है? मैं रीजन, कॉज, कॉज ऑफ द डिजीज। कॉज। हेतु मीन्स कारण। बीमारी का कारण क्या है? व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजीज। ये डिटेल्ड स्टडी आयुर्वेद में पढ़ाई जाती है। व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजीज? क्यों आई बीमारी? हम पूछते हैं ना डॉक्टर से, बीमारी क्यों आई? मुझे तो कभी बुखार भी नहीं आया, फिर ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? बहुत लोग ऐसे होते हैं। दूसरा होता है लिंग सूत्र। लिंग मीन्स सिम्टम्स। यस, क्या लक्षण आए हैं। वो ये संस्कृत का शब्द है। लिंग सूत्र मीन्स बीमारी के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे बीमारी को, हम कैसे जानेंगे कि इलाज किस चीज का करना है, क्या मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो वो हम लिंग सूत्र से जानते हैं। और तीसरा है औषधि सूत्र। औषधि मीन्स मेडिसिन। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। मेडिसिन, यस। तो हमारी मेडिसिन क्या है? एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये हमारी मेडिसिन है। आयुर्वेदा में हर्ब्स होती हैं, हर्बल मेडिसिन होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको हेतु सूत्र और लिंग सूत्र में बहुत टाइम देना है। कहा जाता है कि मान लीजिए पेशेंट आया मरीज के पास और आपको मरीज के साथ 1 घंटा लगा, तो उसमें से 55 मिनट्स आपको बीमारी को पहचानने, समझने, डायग्नोसिस करने में लगाना चाहिए और मात्र 5 मिनट्स ट्रीटमेंट में लगाना चाहिए। ये कहा जाता है। तभी अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे डॉक्टर बनेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें इनको समझना जरूरी है। हेतु सूत्र जो कॉज है, तो बीमारी के कारण क्या क्या कारण बताए गए हैं, बताइए क्या क्या वात। कारण। वात नींद पित्त नहीं और कफ आना। दोष। नहीं नहीं, वात, पित्त, कफ दोष, त्रिदोष। नहीं वो तो बाद की बात है। नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। नहीं, बीमारी के कारण होते हैं काल, समय, असात्म इंद्रियार्थ संयोग और कर्म। आयुर्वेदा में कहा गया है बीमारी के 3 कारण होते हैं। एक तो काल, समय के अनुसार बीमारी आती है। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में कुछ बीमारियां होती हैं जो एज के अनुसार होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो असात्म इंद्रियार्थ संयोग, मतलब गलत चीजों से, सेंसेस, जो हमारे आत्मा से गवर्न होते हैं, उनका गलत इंद्रियों से संयोग। गलत चीजें सोचना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मूवी देख रहे हैं
तो आप हिंसा प्रधान या वॉयलेंट मूवी देख रहे हैं, वॉयलेंस देख रहे हैं, तो कैसा संयोग आपके मन, बॉडी, शरीर पे पड़ रहा है? हिंसक प्रवृत्ति। अगर कोई बच्चा कसाई के यहाँ जन्म लिया है, वो बचपन से मांस काटते हुए देख रहा है, तो उसके में कैसी प्रवृत्ति जन्म लेगी कि मांस काटना इज अ नॉर्मल फिनोमिना, और वो वैसा ही बनेगा। अगर आप किसी ऐसे चोर लोगों के, जो थीफ होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती हो गई, तो वैसे ही बनने लगेंगे, वैसे ही थॉट होने लगेगी। और किसी स्कॉलर के साथ, टीचर के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो गई, उनके बीच बैठने लगे तो वैसी थॉट थिंकिंग आएगी। पॉलिटिशियंस के साथ रहेंगे तो वैसा सोचेंगे हम। तो ये होता है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, यानी गलत इंद्रियों से आत्मा का संयोग होने से बीमारियां आती हैं। इसमें भी तीन है। किसी का अति योग यानी ओवर यूज हो जाना, बिल्कुल भी यूज नहीं होना, और मिथ्या योग होना यानी गलत यूज होना। जैसे आपकी, मान लीजिए आप रात भर जाके जाग के मोबाइल पे पिक्चर देख रहे हैं, तो क्या हो गया? ओवर यूज ऑफ आई, योर सेंस ऑर्गन। तो आंखें क्या होंगी? दुखने लगेंगी, थक जाएंगी। दैट इज अति योग। और अयोग क्या है? किसी भी ऑर्गन को, सेंस ऑर्गन को यूज ही नहीं करना। कुछ लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल डम्ब लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, है ना, उठे, खाया पिया, चल दिए, फिर आए, फिर लेट गए। तो ये लेजी डल लाइफ स्टाइल। तो ये क्या है? अयोग। आपने अपनी मसल को यूज ही नहीं किया, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? कुछ लोग होते हैं वो ओवर यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, 2-2 3-3 घंटे मैंने देखा एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम करते हुए। तो वो है ओवर यूज। और मिथ्या योग मतलब गलत योग, गलत संयोग होना, कि हम गलत चीजें कर रहे हैं। तो ये है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, मतलब असात्म, आत्मा का संयोग इंद्रियों से, यानी ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन हो या एक्शन ऑर्गन। यहाँ एक्शन ऑर्गन में इंद्रिया मतलब बोथ, एक्शन ऑर्गन एंड सेंस ऑर्गन, दोनों की बात हो रही है। और तीसरा होता है कर्म, यानी जो जैसे हम कर्म करते हैं, वैसा ही तो हमारा मन, भाव, विचार, आत्मा सब वैसे ही बनते जाते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, ये कहा गया है ना। उसका यही मतलब है कि हमारा शरीर भी उसी के अनुसार कर्म करता है, देखता है। जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, अपना दिमाग न लगाना। हमें क्या करना है? हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है बचपन से, लेकिन बड़े होने पे भूल जाते हैं। और लोग आजकल देखिए कितना ज्यादा वॉयलेंस हो गया है। लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं, गाली देने से भी नहीं हिचकते। रोड पे जाइए, आपकी गड़ा जरा सी भी ट्रैफिक आपका इधर उधर हो गया, किसी से गाड़ी टच हो गई, तो तुरंत गाली गलौज देने लगते हैं लोग। तो वो इसीलिए। और अगर मान ली, बात बात पे आजकल तो बहुत कॉमन है, छोटी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा, एंगर, एंगर इशू आजकल बहुत ज्यादा है ना। तो यस मैम। जैसे इमोशंस डेवलप होंगे, वो हमें ही हर्ट करते हैं, हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल एक चीज और है मैम, जो स्कूल कॉलेज के उन दो लड़के होते हैं मैम, वो लोग सिर्फ गाली बक के ही बात करते हैं। वो हम्म। बोलते हैं आजकल का कल्चर यही है। हम्म। फोन पे बिल्कुल। बात करेंगे ना तो सिर्फ गाली से ही बात करते तो हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो कलयुग कहा जाता है। तो एनीवे, आयुर्वेदा में एक स्वस्थ शरीर की कल्पना की गई है, कि आयुर्वेदा यानी आयु का ज्ञान, है ना। हमारी शरीर स्वस्थ तब कब कहलाता है? ऐसा नहीं है कि हम 100 साल जिंदा रहे तो हमारी आयु 100 साल है। आयुर्वेदा में उसको आयु नहीं कहा गया है। आयु किसको कहा गया है? जहां पर हमारा मन, बुद्धि और आत्मा भी स्वस्थ हो।
खुश रहें, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें, सोना जागना उठना मल क्रिया वमन क्रिया, जो भी क्रियाएं हैं, खाना पीना, सब सुचारू रूप से चलती रहे, उसको स्वस्थ, उसको आयु माना गया है। तो कारण क्या क्या कारण अब आपको याद हो गए? कारण कितने कारण बताया आयुर्वेद में? जल्दी बोलिए। तीन। कितने तीन। कारण बताए गए? तीन। कौन कौन से? काल, अस्माते, इंद्रियार्थ संयोग, सातवें इंद्रिय कर्म। संयोग, अतियोग, अयोग नहीं नहीं, और पहले कर्म। तीन कारण है: काल, वो काल, काल, असात्म, में इंद्रियार्थ इंद्रिय संयोग 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 और कर्म। और कर्म। कर्म। कर्म, ये तीन कारण हैं: काल, असात्म, इंद्रियार्थ संयोग और कर्म। कर्म। ठीक है, काल में भी हो सकता है समय का ओवर यूज, अति योग, योग, मिथ्या योग। ठीक है। मैम मिथ्या योग मैम, क्या कहलाएगा? मिथ्या योग। गलत चीजों से संयोग हो जाना, गलत दिशा में आपको बढ़ जाना। आप आपको करना कुछ और है लेकिन आप गलत। इसका भी मुझे एग्जाम्पल याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी अभी मिथ्या योग का क्या मतलब है। कि एक तो होता है किसी का अति कर देना, किसी कर्म की अति कर देना। दूसरा होता है कर्म करना ही नहीं है, अति तो दूर की बात है। और तीसरा होता है कि गलत तरीके से करना। जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करना। और तीसरा है गलत एक्सरसाइज करना। आजकल लोग एक्यूप्रेशर और बहुत लोग एक्यूपंक्चर करते हैं सिर्फ यूट्यूब और देख के, सीखा नहीं है कहीं से, सिर्फ लोगों को देख के, थोड़ा थोड़ा देख के खुद भी करने शुरू कर देते हैं। यह है मिथ्या योग। तो उससे मरीज को क्या होगा? नुकसान ज्यादा होगा, पूरी नॉलेज नहीं है, उखड़ी उखड़ी नॉलेज है, गलत नॉलेज है ना। तो ये होता है। मैंने पिछले के पिछले साल, 1.5 2 साल पहले वात पित्त कफ त्रिदोष पे बहुत डिटेल्ड क्लास अलग से ली थी। तो किसी को भी चाहिए तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है। दूसरा, एक इंफॉर्मेशन और है कि मैं हर साल कुछ लोगों की हेल्प करती हूँ अपना सेंटर खोलने, और सेंटर कैसे खोलें ये सिखाने के लिए कि एक्यूप्रेशर थेरेपी से अर्निंग कैसे की जाए। तो ये मैंने हेल्प लास्ट ईयर से, इसी साल से बेसिकली शुरू किया था। जो फर्स्ट बैच अब निकलने वाला है, इनकी फिजिकल ट्रेनिंग अभी बाकी है जो अभी एग्जाम के बाद होगी। उसके बाद सेंटर ओपनिंग होगी। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन है। तो हमने मैम तीन सूत्र। कौन सी सिटी से हो आप? मैं फरीदाबाद। ओके। हम्म। तो जो भी सेंटर खोल रहे हैं वो दूसरे दूसरे सिटीज में ही खुलेंगे। तो हम लोग उनको पूरा बैकअप दे रहे हैं, पूरी हेल्प करेंगे, उनको पूरा 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर सीखना एक बात है, सेंटर चलाना एक अलग बात है। सेंटर चलाना एक कला है। सिर्फ एक्यूप्रेशर आने से आप सेंटर नहीं चला सकते। ये उनके लिए बात हो रही जो लोग इससे अर्निंग करना चाहते हैं या अपनी जीवन चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत किया। कि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बैक ऑन द, वो हमने पढ़ा हेतु सूत्र पहला, यानी कारण क्या है बीमारी का। दूसरा होता है सिम्टम यानी लिंग सूत्र। तो सिम्टम में भी इसमें, मैम मैम इसमें दो और दिए हुए हैं, परिणाम और प्रज्ञा हाँ, अपराध, ये ये भी क्या? हेतु सूत्र में है: काल, असात्म, इंद्रियार्थ संयोग, कर्म, परिणाम और प्रज्ञा अपराध। तो परिणाम ये है कि रिजल्ट, जो परिणाम आता है, तो परिणाम क्या हो कॉज सकता है? तो जैसे हमारी कॉज हम 5 मानेंगे, 5 कॉजेज हाँ, मानेंगे। 5 कॉजेज हैं। तो ओके। परिणाम क्या हो सकता है कि जो हमारी बॉडी में डिजेनरेशंस होने लगते हैं, और दूसरा फिर अंत में मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, ये उसका परिणाम होता है। और प्रज्ञा अपराध क्या है? कि गलत दिशा में सोचना, इंटेलेक्चुअल रॉन्ग इंटेलेक्ट। जैसे कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, और वो टेररिस्ट से मिल गया,
जैसे अभी आपने इधर सुना होगा कि कुछ केमिकल पकड़े गए जो डॉक्टर्स थे, वो भी फरीदाबाद के ही थे, हमारे यहाँ के एमबीबीएस एक डॉक्टर थे। यूनिवर्सिटी के। तो ये क्या है? रॉन्ग अप्रोच, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध है, रॉन्ग इंटेलेक्ट। यानी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया, गलत कार्य में साथ दिया, रॉन्ग डीड करी। तो ये इसकी वजह होती है धृति भ्रंश, कि आपका धृति भ्रंश हो जाए, इंटेलेक्चुअल पावर ही चली जाए। मैम, हाँ, मैम आज कौन सी बुक है? मुझे एक्चुअली लेट ज्वाइन किया है तो पता नहीं है। ये आज मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे रही हूँ ट्रिटाइज 1 से, सॉरी, चरक 1 से वात पित्त कफ के बारे में देने जा रही हूँ, तो उसका बेस है ये। ओके ओके। ठीक है। तो हेतु ठीक। सूत्र में हमने 5 देखे। लिंग सूत्र में क्या है? पूर्व रूप, रूप, उपाशय, अनुपाशय और संप्राप्ति। इसके अलावा शारीरिक मानसिक ये 2 तरह के होते हैं। सिम्टम 2 तरह के होते हैं, फिजिकल और मानसिक यानी मेंटल। हमें बीमारियां कैसी कैसी होती हैं? या तो शारीरिक होती हैं या मानसिक होती हैं। तो लिंग सूत्र को भी 2 भाग में डिवाइड किया, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक में 3 प्रकार के आते हैं। शारीरिक जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह है वात, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनमें आता है रज और तम। ठीक है। तो सिम्टम जो बताए गए हैं उनके पूर्व रूप होता है, यानी बहुत साल पहले कोई शौक लगा, कोई आपको तकलीफ हुई, कोई कोई टेंशन हुई, या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो ये हो गया पूर्व रूप। कोई वजह जो थी बहुत साल पहले हुई और मैनिफेस्ट हुई कुछ साल बाद, तो उसका रूप। यानी आप डिप्रेशन, लो फीलिंग होने लगी, या एंजाइटी हो रही है, कोई घटना घटी थी बहुत साल पहले, उसका रूप में क्या आ रहा है कि आपको चौंक के उठ जाते हैं, सपने देखते हैं, या एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक आ जाता है। तो ये हो गया रूप। और उपाशय क्या है? कि बीमारी आपको क्लियरली नजर आने लगी, ये है उपाशय। मतलब पहले बीमारी समझ नहीं आ रही थी, आपको कुछ कुछ हो रहा है मगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बीमारी है। उपाशय क्या है? कि क्लियरली मैनिफेस्टेशन। क्लियर मैनिफेस्टेशन मतलब बीमारी क्लियरली आपको दिख रही है कि आई एम इन द डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, मेनिया। और फिर वो बीमारी एग्रीवेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड उपाशय। यानी जो डिप्रेशन आया था दैट इज एग्रीवेट हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हेल्यूसिनेशन होने लगा है। और संप्राप्ति मतलब टोटल एक्सपोजर, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, एकदम बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे मान लीजिए कोई कोविड आया, कोविड आया था, हम्म। कोविड बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोगों को जी नहीं मैम। भी हुआ। उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ गया, डी डाइमर बढ़ गया, लंग्स में इंफेक्शन आया। पहले सब ठीक हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? लोगों को सडन हार्ट अटैक, सडन हार्ट फेलियर हुआ ना, और लोग गिर जा रहे हैं। यानी हम्म। क्यों हो रहा है सडन हार्ट फेलियर? क्योंकि ब्लड के जो क्लॉट बनने लगे, जो पहले हुआ उसने क्या किया, क्लॉट फॉर्मेशन करने लगा, थ्रोम्बस बन गया। और थ्रोम्बस जब ब्लड वेसल में आके आपकी आर्टरी में ब्लॉक हो गया, कोरोनरी आर्टरी में हो गया, तो सडन हार्ट फेलियर। या फिर जो पल्मोनरी आर्टरी में आ गया, पल्मोनरी वेन में आ गया, तो ये होता है संप्राप्ति। कितने साल पहले हुआ, धीरे धीरे अंदर अंदर डेवलप हो गया। और बाद में कुछ लोगों में उपाशय नहीं भी होता, मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, कुछ लोगों में अनुपाशय नहीं, सडन बीमारियों का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है ना। अब जब कोविड आया था तो पहले शुरू में 3 दिन क्या होता था? हल्का खांसी, हल्का जुकाम, सर्दी। बाद में वो क्लियर हो जाता था और तेज हो जाता था, होता था ना। तो वो हम्म। क्या था? उपाशय और अनुपाशय एग्रीवेट हो गया। फिर टोटल एक्सपोजर 14 दिन रहता था एक्सपोजर। तो बीमारियों के कारण शारीरिक और मानसिक बताए गए हैं। शारीरिक मीन्स
या तो वातज होगी बीमारी, या पित्तज होगी, या कफज होगी। और मानसिक होगी तो रजस होगी या तमस होगी। और थर्ड होता है द्रव्य यानी औषधि सूत्र। तो औषधि आयुर्वेद में तीन प्रकार की मानी गई है। एक तो होती है दोष शामक। दोष शामक मीन्स होता है जो वात पित्त कफ त्रिदोष हैं, इनको नाश करने वाला, इनको शमन करने वाली दोष शामक। दूसरा है धातु प्रकोपक। 7 टिश्यूज हैं, 7 धातु हैं, हम्म, इनमें अगर कोई डिफॉर्मिटी हो गई तो उसको शांत करने वाला, दैट इज धातु प्रकोपक। टिश्यू स्टिमुलेटर, धातुओं को स्टिमुलेट करने वाला। और थर्ड टाइप की थी स्वास्थ्य हितकारक, यानी हेल्थ को बैलेंस मेंटेन करने वाली। तो ये तीन प्रकार की औषधियां मानी गई हैं। अब हमें यहां पर फोकस करना है वात पित्त कफ में। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को रिवाइज करा दूंगी, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई देना है कि वात पित्त कफ। देखिए ये आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी। अष्टांग। अष्टांग 8 ब्रांचेस होती हैं आयुर्वेदा की। क्या क्या ब्रांच लिखी है? जरा, जरा यानी जिरोंटोलॉजी, जरा, जर कहते हैं बीमारी को। वृष्य, वृष्य कहते हैं जो गर्भ धारण करना या गर्भ धारण ना हो पाए तो वृष्य। इससे गृह चिकित्सा यानी सेकेट्री, साइकेट्रिक जो होते हैं वो गृह चिकित्सा कहलाते हैं। पीडियाट्रिक्स, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं। ईएनटी को कहते हैं ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्वांग मतलब जो ऊपर के अपर हैं। एरिया में होती है, ईयर हम्म, नोज थ्रोट में होती है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। डमस्ट्र, डमस्ट यानी जो टॉक्सिन्स को रिमूव करना, टॉक्सिकोलॉजी, बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं तो वो इसमें आता है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। चल, काया चिकित्सा मतलब जो इंटरनल मेडिसिन होती है, फिजिशियन होते हैं, यानी पूरे शरीर को, पूरी काया को एक स्वरूप में देखते हैं, वो काया चिकित्सा में आती है। जरा चिकित्सा बेसिकली जीनोलॉजी है, जीन्स के ऊपर बेस्ड है। तो आयुर्वेद में ये 8 ब्रांचेस आयुर्वेद की मानी गई हैं। और जो मैंने अभी बताया कि कारण क्या होते हैं वो लिखा है इस पंक्तियों में। शरीर इंद्रिय सत्वाम संयोगो धारी जीवितम, नित्यगश्चानुबंधस्य पर्यायो रायुरुच्यते। ये शरीर, इंद्रिय, आत्मा, तम, इनके संयोग से ही एक जीवन धारण किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं त्रिदोष की, जिसमें वात पित्त और कफ। अब देखिए इस चार्ट को थोड़ा सा समझिए कि इनको दोष क्यों कहा गया है। अगर ये शरीर में बैलेंस अवस्था में जरूरी है, वात पित्त कफ ये हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहें। तो अगर इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस अवस्था में है तो शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है। और डिसइक्विलिब्रियम है अगर इन तीनों दोषों का, तो ये बॉडी में क्या है? डिजीज, यानी डिस ईज, ईज नहीं है यानी डिजीज है। तो ये त्रिदोष है वात पित्त कफ। वात में दो दो एलिमेंट्स आते हैं, आकाश एंड वायु, स्पेस एंड एयर, ये दोनों मिलके वात बनाते हैं। वाह। तो हम लोग कहते हैं 1+2। 1 नंबर आकाश को दिया है, 2 नंबर वायु को एक्यूप्रेशर में, तो 1+2 = वात। पित्त में क्या क्या आता है? अग्नि हल्दी। एंड जल। जल। अग्नि प्लस जल मिलकर पित्त बनाते हैं, यानी 3+4। और कफ में आता है जल प्लस पृथ्वी, यानी वाटर एंड अर्थ मिलकर कफ बनाते हैं। तो ये हमारा 5 जो फिजिकल एलिमेंट है वो वात पित्त कफ बनाता है। तो आयुर्वेदा में हार्मनी और हैप्पीनेस किससे प्रभावित होती है, इंपैक्ट होती है?
एक तो दोषों का, त्रिदोष का इम्बैलेंस, इनसे होती है, धातुओं के इम्बैलेंस से होती है, और टॉक्सिन्स यानी मल सुचारू रूप से ना निकले तो कहा जाता है दोष धातु एवं मल। क्या क्या बोलते हैं? दोष दोष धातु। धातु और मल। दोष त्रिदोष बैलेंस अवस्था में 7 टिश्यूज हमारे ठीक रहने चाहिए, और मल सुचारू रूप से निकलना चाहिए। तो मल में आ गया यूरिन, स्टूल, स्वेट, और ब्रेथ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ब्रीदिंग के थ्रू, हम्म। छींके आना, तो ये सब के थ्रू आपके मल शरीर से निकलता रहता है। अब देखिए 3 तरह की बॉडी दिखाई गई है। पहली पतली दुबली है, दूसरी नॉर्मल है, तीसरी हेल्थ थोड़े से फ्लफी बॉडी है, मोटा मोटापन जिसको कहते हैं। तो पहली क्या है? पतली दुबली को कहेंगे वात, मिडिल वाली कहेंगे पित्त बॉडी, और तीसरी वाली कहेंगे कफ बॉडी, जो फूली फूली है, कफज है। तो कफ में क्या है? वाटर एंड अर्थ है, कफज है। ये बेसिकली समझने के लिए तो आप लोग बताइए वात का मीनिंग क्या है? वात का मतलब क्या होता है? वायु। नहीं, आकाश प्लस वायु तो बता दिया मैंने। वात की प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे? क्यों उसको, क्या गुण होते हैं वात के? बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। चंचल, जो लोग मैम चंचल। एक्टिव, जरूरत से ज्यादा। कुछ चलायमान। यस, मूवमेंट। वायु कैसे आपको समझ में आती है? वायु स्पीक्स थ्रू मूवमेंट। एक्टिव है, वायु क्या है? एक्टिव फॉर्म है, उसमें वाइब्रेशन है, स्पंदन। और आप कैसे समझते हो? टच से ना। आकाश क्या है? आकाश इज अ स्पेस, ये जो आपके चारों तरफ स्पेस है। एंड वायु क्या है? मूवमेंट है उसमें, उस स्पेस में। अगर स्पेस नहीं होगा तो मूवमेंट ही नहीं है। जो लोग स्पेस में जाते हैं, ऊपर जहां पर आकाश नहीं है, आकाश का क्या मतलब है? आकाश का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसी कवरिंग, एक ऐसी लेयर। वो लेयर किससे बनी है? तरह तरह की गैसेस। गैसेस से बिल्कुल मिलके बनी है ये लेयर। तो ये स्पेस में नहीं है ना? तो वहां वायु भी आप फील नहीं करते हैं। लेकिन अर्थ हम्म। में क्या है? आकाश में अलग अलग गैसेस की लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है। और इसमें आप फील करते हैं वायु को। वायु हिलती है, पेड़ पौधे हिलते हैं तो आपको फील होता है। कोई चीज आपको टच होती है स्किन पे तो आपको फील होता है, मूवमेंट फील होता है, बाल उड़ने लगते हैं, है ना? कुछ मूवमेंट सी, वायु जब तेज चलती है तो आंधी की आवाजें आती हैं। तो वायु क्या है? मोशन। वा गति गंध नायो, यानी वात इज अ क्रिएटर ऑफ मोशन। मोशन यानी मूवमेंट। तो शरीर के अंदर मूवमेंट है कि नहीं है, ये बताइए। है। कैसे है? कहाँ है मूवमेंट? वो हम चलते फिरते हैं, डेली की एक्टिविटी करते हैं, वो मूवमेंट ही है। अच्छा ठीक है, वो मूवमेंट है। और अंदर में भी हमारे ब्लड ब्लड मूवमेंट मूव। है। आईलिड्स मूव करती हैं मैम, हार्ट बीट होती है, लंग्स हाँ, ब्रीथ करते हैं। वर्क ब्लड करता है। बह रहा है। वेरी गुड, स्टमक से वेरी गुड। मूवमेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, सब जगह मूवमेंट है मैम। खाना आगे बढ़ रहा है, आगे, बढ़ है गया ना? है। जी। और हम्म। ब्लड वेसल में ब्लड जा रहा है, मूवमेंट है। नर्व का लिप्स कंडक्शन, मैम, मूवमेंट। लिप्स से बोलते हैं। यस, मूवमेंट है। वेरी नाइस। और जब खाना खाते हैं तो वो जो हमारे खाना, जो अग्नि है, महाअग्नि जिसको कहते हैं, पेट में होती है। तो ये अग्नि को प्रोड्यूस करने वाला भी वात है। हम्म। तो हमारी बॉडी में हर तरह के एक्शन और मूवमेंट ये वायु यानी वात की वजह से पॉसिबल है। ठीक है? और वात से रिलेटेड सेंस ऑर्गन है स्किन।
और टच स्पर्श इसकी तन्मात्रा है। तो बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, यानी हॉर्मोन्स जा रहे हैं, ब्लड वेसल में बह रहा है, जो काम हो रहा है, जो गति हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, वो सब वायु की वजह से है ना। और इसके अलावा मेंटल, यानी हमारी जो अप डाउन डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, हमें ये करना है, ये मुझे चाहिए, ये क्या है, इसका कंट्रोलर भी वात है, वायु है। जो भी हम उसके लिए एफर्ट करते हैं, तो इट इज अ कैरियर ऑफ द माइंड। और ये जितनी भी सेंस ऑर्गन, जितनी भी हमारी इंद्रियाएं हैं या एक्शन ऑर्गन है, उनका इंस्पायरिंग फैक्टर है, यानी एनर्जी को कैरी करने वाला। हमारे टिश्यू जो फंक्शन करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे आपने बोला कि बोल पा रहे हैं, स्पीच, तो आप देखिए कि जो यहाँ पर स्पीच के लिए दो तरह की कॉर्ड होती हैं, जो बीच में ऐसे ऐसे बैलेंस अवस्था में, यहाँ पर अगर आपने वॉइस बॉक्स का एनाटॉमी देखी हो, तो दो मसल होती है, बीच में वॉइस बॉक्स होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट जाके नर्व्स को, नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती है। सुनना, ये भी वायु की वजह से होता है। कोई भी साउंड है, उसके पीछे वायु का हाथ है। वायु नहीं होगी तो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होगी। जो मैं बोल रही हूं वो आप तक नहीं पहुंचेगा अगर वायु नहीं होगी तो। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ जॉय, खुशी का ओरिजिन, वेस्ट को निकालना, हमारे गर्भ में कोई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इन सब के पीछे वायु है। तो इस वायु वात की प्रॉपर्टी क्या हुई? ये तो हमने पढ़ा कि वात है क्या, कैसे पहचानेंगे। अब आते हैं वायु, वात के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो वात का काम है ड्राइनेस लाना, सुखाना। जब वात बढ़ जाती है तो ये सुखा देती है। इसका, ये ठंडी शीतल होती है वात, और हल्की होती है, वायु हल्की होती है, और बहुत ही सटल यानी सूक्ष्म होती है, वेरी सटल। इसके अलावा इसमें मोबिलिटी होती है, मोबाइल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हम वायु के आर पार, स्पेस के आर पार देख सकते हैं ना, दिस इज ट्रांसपेरेंट। और रफ होती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर सॉफ्टनेस है तो वात नहीं है, अगर कोई चीज स्टेबल है तो वात नहीं है, अगर गर्म है तो वात नहीं है। कोई स्मूथ है, ड्राइनेस नहीं है, स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है स्किन की, तो ठीक है। तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या हो गए वात ह्यूमर के? इट इज कॉल्ड ह्यूमर, दोष यानी ह्यूमर। और इसके ऑपोजिट एट्रीब्यूट से उसको हम, अगर वात ह्यूमर बढ़ गया, जैसे ड्राइनेस एक्सेस हो गई, तो क्या करेंगे? स्मूथनेस जिसका गुण है उसको बढ़ाएंगे। इसका केमिकल एट्रीब्यूट है कोहेसिवनेस, क्विक, जल्दी जल्दी काम करते हैं, थिंकिंग, दिमाग चलता रहता है। अगर ज्यादा चल जाए मतलब ब्रेन में वायु का एक्सेस हो जाना, बहुत ज्यादा, हर समय कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो वो क्या है? वायु। Nervous function happening in the body and effects of the function of the hormone on the body, and mind makes the above attribute of what? Clear, clarity of the thoughts, ये वायु की वजह से आता है। जैसे मान लीजिए हाइपोथायराइड एक प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड जनरल प्रॉब्लम है जिसमें टीएसएच बढ़ के T3 T4 कम होने लगते हैं, लेकिन टीएसएच तो बढ़ता ही है। तो इसके क्या सिम्टम आते हैं बॉडी में? मोटापा। मोटापे के साथ ड्राइनेस, कोल्डनेस, रफनेस, ये भी आती है। मेंटल एक्टिविटी में इफेक्ट करता है।
एक मिनट होल्ड करिए। तो अभी समझ में आया? बच्चों में क्या होता है, वायु ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा। ज्यादा होती है मैम। ज्यादा होती है। वात प्रकृति के होते हैं। संतुलित और करते हैं वो सब। अगर बच्चे चुपचाप शांति से बैठे हों तो व्हाट डज इट मीन? कि उनकी बात बात कम है। बढ़े। मूवमेंट कम है, वात कम है। कफज बढ़ गया। कफज क्या है? स्टेबिलिटी। तभी हम जब कफज पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें क्या है। और अगर वात बढ़ जाती है तो नींद कम आती है। व्हाट इज स्लीप? स्लीप इज स्टेबिलिटी ना, माइंड को शांत करना। और वात इज मूविंग, थॉट का चलना। चलना, मूवमेंट्स ऑफ द थॉट। तो ये वात एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कम हो जाना, दिस इज एक्सेस वात। तो वातज पीपुल आर यूज टू बीइंग सेल्फ एनालिटिक, अपने को ही एनालाइज करते हैं, शाय होते हैं, पोलाइट होते हैं, मैम कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनको नींद कम आती है, तो उनमें भी मतलब बात बढ़ जाती है जैसे। वात कहाँ बढ़ गई? ब्रेन में। वात के भी देखिए बहुत जगह है। आपने 5 तरह की वात पढ़ी है ना? कौन कौन हाँ सी जी। पढ़ी है ना? 5 टाइप की वात। यस मैम। वात कहाँ बढ़ गई उसका इलाज करते हैं हम, ये ध्यान रखिए। पूरे शरीर में वात बढ़ना इज डिफरेंट थिंग। किसी पर्टिकुलर एरिया में बढ़ना तो सिर्फ उसका इलाज करेंगे। अगर वात बढ़ी है तो द पीपुल आर बीइंग इम्पेशेंट, धैर्यहीन हो जाते हैं, मीन्स वात एक्सेस है। अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। कोई भी बड़ा चेंज आया लाइफ में तो इजीली वो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उतनी जल्दी टेंस्ड भी हो जाते हैं, स्ट्रेस में भी हो जाते हैं। तो चलिए, तो बहुत डिटेल्ड बात है। तो वात वाले लोग कैसे होते हैं, उनका बॉडी टाइप क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है वात का, तो स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है ना? माइंड खुश नहीं रहता, पावर कम हो जाती है सेंस ऑर्गन की। और अगर वात कम हो गई तो फीटस का डेवलपमेंट, गर्भ धारण के समय अगर वात कम है तो फीटस डेवलप नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर वात देखी, अगर आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, नेचर में बहुत ज्यादा वात हो गई तो ये पहाड़ों के टॉप तक ब्रेक कर सकती है। बवंडर, तूफान, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, है ना? ओशन में बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। कैसे थंडर साउंड आता है, अर्थक्वेक आ जाता है, बर्फ गिरने लग सकती है, बिजली चमकती है, दैट इज वात। धूल उड़ना, डस्ट, सैंड, फिश। तो ये क्या कर सकती है? इट कैन डिस्ट्रॉय द साइक्लिक मैनर ऑफ द 6 सीजन्स, नॉट लेट द एग्रीकल्चर ग्रो नॉर्मली। एपिडेमिक हो सकता है, जैसे कॉलेरा आया था एक बार, एपिडेमिक फैल गया वायु से। ठीक है? तो हमारी जो हैबिट है, सोना, खाना खाना, ये सब अनस्टेबल और इरेगुलर हो जाती है। बात कौन कौन सी होती है 5 टाइप की? प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान, ज्ञान, अपान अपान वायु। वायु। प्राण वायु कहाँ होती है? मस्तिष्क में, ब्रेन में। मस्तिष्क में, अपर एरिया में, ब्रेन, हेड, चेस्ट, थ्रोट, पानी में, टंग, नोज। मुंह में, माउथ। नासिका। यस, यस। उड़ान वायु, उड़ान वायु, नाभि नाभि में, में, और कंठ में। कान।
हाँ, कंठ में। चेस्ट, थ्रोट, नोज, ये वाले एरिया में, है ना, नाभि से लेकर थ्रोट तक के एरिया में। समान वायु सिर्फ विसरल कैविटी में होती है, जो कैविटी होती है ऑर्गन्स की, जैसे स्टमक कैविटी, ड्यूडेनम, इस तरह की कैविटीज में समान वायु मूव करती है। व्यान वायु संपूर्ण गांठ में शरीर, और पूरे पूरी बॉडी में बॉडी हो सकती है। पूरी बॉडी। और अपान वायु नीचे के एरिया में, नाभि में, ग्रोइन हो गया, मूत्राशय, पेल्विस, टेस्टिस, ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन। हाँ, इंटेस्टाइन। एनस हो गया। इंटेस्टाइन में तो समान वायु होगी क्योंकि वो विसरल कैविटी है। तो इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है ना आगे बढ़ने का, वो समान वायु की वजह से होता है। मैम दोनों में ही दे रखा है इंटेस्टाइन हाँ, उसमें। दोनों में होगा इंटेस्टाइन, क्योंकि नीचे के एरिया में भी होगा। ठीक है, तब इसमें हम लोग, चलिए बस एक बार बताइए कौन कौन सी बीमारी वात में आएगी। जैसे कब्ज हो गया, दस्त लग जाते हैं, पैरालिसिस, माइग्रेन। यस। कमर दर्द, और जो आंखों का वो ब्लिंक करती हैं, वो भी वायु की वजह से होता है। इंसोम्निया, नींद ना आना, ड्राई स्किन। पढ़ाई में मन ना लगना। बिल्कुल। मैम मासिक धर्म में दिक्कत आएगी। मेंस्ट्रुअल की भी प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, बिल्कुल। डैंड्रफ हो गया सिर में, स्कैल्प में। अच्छा, किसी किसी को देखिए झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं, अर्ली एजिंग, ये भी। और जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन, चक्कर ब्रेन। आना, वर्टिगो सुना है आपने, यस। चक्कर आना। मेमोरी कम लॉस। होना, ये भी एक्सेस बात है। मैम जमाइया आना। हाँ, जमाई आना, ये भी बात है। हाँ। तो ये सब बात है। तो हमारे पॉइंट क्या है बताइए, वर्टिगो का क्या पॉइंट होगा। ये तो उसमें वायु से डेट 3 4 से डेट करना पड़ेगा। 3 4 वायु का, 3 4 कैसे हो गया वायु में। 1 2 प्रकाश वायु, तो अरे वायु एक्सेस वात है, वर्टिगो हो रहा है, एपिलिप्टिक अटैक हो रहा है, या हाई ब्लड प्रेशर है, तो एक्सेस वात में क्या करेंगे। 1 2 से डेट 1 2 सिडेट, 5 6 टोन, यानी कफ को। अच्छा, यहाँ 5 6 लिया, अब आप बोलेंगे 5 6 क्यों लिया, 5 6 तो कफ नहीं होता, 4 5 होता है। तो 5 स्टेबिलिटी के लिए ना। हाँ, और 6 है नर्वस सिस्टम का, इसलिए 5 6 को आयुर्वेद में महाकफ कहा गया है है ना। उसकी स्टेबिलिटी बनती है, उससे बढ़ जाएगी उसकी पावर। और अगर वात बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा मतलब, बहुत ज्यादा से मतलब है कि कोई आपके साथ घटना हुई और वो बार बार आपके दिमाग में आई और पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो पैनिक अटैक है महावायु, तो उसमें 2 और 7 को सिडेट कर देंगे। मैम नॉर्मल शारीरिक वायु है, शारीरिक वायु है नॉर्मल, तो 1 2 सिडेट करेंगे, है ना, बात है ना, 1 2 सिडेट करेंगे। लेकिन ये ऐसी शारीरिक वायु नहीं, कोई घटनाक्रम हुआ और आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं आता, सुनामी ऐसे ही नहीं आता है। दिशा दिशा को वो करेंगे ना सीधे। हाँ हाँ, दैट इज 2 और 7 मिलके वायु जब दिशा से मिलती है तो महावायु बन जाती है। मैम ठीक है, 6 नहीं लेंगे, 1 2 6। पित्त क्यों लेंगे बताइए आप, वायु को कंट्रोल कौन करेगा, वायु है मोबिलिटी, मोबाइल, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए ना। हाँ, पृथ्वी का पित्त तब स्टेबिलिटी। लेंगे, पित्त किस केस में ले सकते हो आप, जब ठंडक है, ड्राइनेस है, बीमारी के हिसाब से लेंगे। वायु के कुछ और भी फीचर है ना, एकदम ड्राइनेस, रफनेस, एकदम ड्राई कटी फटी स्किन हो गई, तो वहां पित्त बढ़ाओगे, वात को कम करोगे, 1 2 सिडेट, 3 4 टोन, तब पित्त उसको बैलेंस करेगा उस केस में। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को।
एक चीज पूछ रही थी मैडम, जैसे छोटा बच्चा 2 महीने का है जैसे बच्चा, तो उसमें उसकी ना जैसे वो नाभि की वो जो है वो अभी कोड ऊपर की तरफ ही है, जैसे अंदर हो जाती है ना उतरने के बाद वो जो नाभि वाली कॉर्ड उतर जाती है तो नाभि अंदर चली जाती है, पर नहीं, उसके तुरंत ऊपर नहीं जाती है, तुरंत नहीं जाती है, टाइम लगता है। नहीं नहीं, वो 2 महीने का हो गया वो तो चली जाती है, मैंने बच्चों में एक बच्चे में नहीं ना कईयों में देखी है, लेकिन उसकी ऊपर कोई उड़ जाती है जब ज्यादा हवा बड़ी होती है, एक्सरसाइज कराते हैं तो निकलता है, गैस निकलती है, लेकिन वो डकार नहीं लेता ज्यादा, तो उसकी कैसे वो करे मैडम, अब तो इतना छोटा उसके बच्चा उसमें। अंदर वो गैस है अंदर, हाँ गैस, इंटेस्टाइन में गैस है जिससे वो नाभि बाहर की ओर आ जा रही है। तो तो उसको आपको कैसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। आपको तो आयुर्वेद में पता है ना कौन सा जॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ऊपर वाला ये काश स्मॉल वायु फिंगर, तो ऊपर वाला नीचे स्मॉल हार्ट उस फिंगर। उस पे ब्लैक कलर लगा दीजिए, ओके। चला जाएगा। या वाइएनएम में एसआई का ये 0 1 2 है, तीनों में ब्लैक कलर लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा। और खाने पीने के बाद थोड़ा डकार दिलाते हैं ना छोटे बच्चों को। कार मैडम उसको आता नहीं ज्यादा, पर नीचे से पास करता है वो गैस ना, हम्म। तो मतलब वो ऊपर डकार तो कभी जैसे आधा पौना घंटा हम लेके बैठे ही रहे तो बाई चांस ही उसको आता, वैसे नहीं आता उसको डकार आया ही नहीं, जब भी हम्म। दिलाने की कोशिश करते हैं देता नहीं, डकार नहीं देता, तो कई बार मैं लेके बैठी रहती हूँ उसको, मैं कहती हूँ भी नहीं चलो भी आए आ जाए, तो आधे पौने घंटे बाद कभी छोटा सा डकार, नहीं तो गैस नीचे से ज्यादा निकालता है। ठीक है, तो आप इसको या तो ब्लैक या मेथी दाना भी दोनों स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे लगा सकते हैं। उनका 2 महीने के बच्चे को मेथी दाना लगा सकते हैं अरे मैडम? हम लोग तो 1.5 महीने के बच्चे को इतने सारे मैग्नेट लगा देते हैं, आप तो मेथी दाने की बात कर रहे हो, कुछ नहीं होता, लगा दो, बहुत अच्छा काम करेगा। थैंक यू। तो मैम एक मैम जैसे अभी पढ़ा हम लोग ने कि 6 किसी के साथ जोड़ने पे उसकी या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, तो फिर 6 लेना चाहिए, 1 to 6 या 1 to 7? कंफ्यूजन इसमें है मैम। मैं समझी नहीं, 6 क्या? 6 तो नर्वस सिस्टम है ना। हाँ मैम, हाँ तो बोलते ना मैम 6 जिसके साथ लगा दो तो उसमें उसका पावर बढ़ जाता है। हाँ, तो जितने भी मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो भी फिजिकल लगाएंगे उसका पावर उसके हिसाब से बढ़ेगा। 6 के साथ अगर 2 लगा के देखिए, अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो पेन क्या है? वायु है, वायु लाता है पेन, और पेन होता है नर्वस सिस्टम की वजह से। तो जो न्यूरैल्जिक पेन, ऐसा पेन जो किसी से नहीं जा रहा, उसमें 2 और 6 को सिडेट करते हैं, तो दोनों की पावर मिलके पेन कम हो जाता है। लेकिन 2 और 6 को टोन कर दोगे आप, तो क्या होगा? नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तेज हो ज्यादातर जाएगा। मैडम तो फोन नहीं करते हैं और सिगरेट तो नहीं करते ज्यादा। सिडेट क्यों नहीं करते? किसने का नहीं करते? न्यूरैल्जिक पेन में 2 और 6 को सिडेट भी करते हैं, ओके। 2 और 6 सिडेट होते हैं। और आपको अगर अपने नर्व सप्लाई, जैसे मान लीजिए डॉक्टर आपके छाती का पेन है, तीखा सा पेन है ना, तो बहुत तीखा है, जा नहीं रहा, तो 2 और 6 को सिडेट कर देंगे पैरों की फिंगर में, पैरों की मेरिडियन में। लेकिन अगर 2 और 6 को टोन कर दोगे आप, तो ये नर्व सप्लाई बढ़ेगी। तो ये प्रिगाबालिन जो एक सॉल्ट होता है, गाबापिन, गाबा, उसका इफेक्ट देगा। तो डॉक्टर, आप न्यूरो न्यूरो के पास जाएंगे, ऑर्थो के पास, डॉक्टर एक मेडिसिन प्रीगाबा जरूर लिखते हैं जब भी कमर का दर्द पैरों में जाता है। तो वो डल पेन होता है जो पैरों कमजोर होते रहते हैं, तो उसमें 2 6 को टोन करते हैं। तो ये तो देखिए, अभी आप पहले बेस समझिए, इतना आगे मत जाइए, जो एग्जाम में आएगा पहले उसको समझिए, ठीक है? मैम एक्सक्यूज मी मैम, जैसे प्लीज एक ये आज क्लियर कर दीजिए मैम, ये बहुत टाइम से ड्यू रह रहा है कि पहला लेवल होता है उसमें हम 1 2 सिडेट करते हैं, मतलब जैसे मैम टीसीएम में ग्रुप्स होते हैं ना, कि पहला ये नहीं काम किया फिर हम दूसरा ग्रुप ट्राई करते हैं कुछ दिनों बाद, तो ऐसे ही मैम इसमें क्या लेवल होता है कि जैसे पहले मैं 1 2 सिडेट,
फिर हम और हायर लेवल का पेन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसमें वो फिर ऐसे आपने अभी 2-7 का जैसे कि बताया, ये बहुत अच्छा बताया, 2-6 का बताया। मैम एक बार लेवल बता दीजिए बस, नहीं, देखिए इसमें लेवल नहीं होता है, प्लीज मैम। लेवल नहीं होता है। पेन किस टाइप का है, 1-2 कब करेंगे? जब आपको एपिलिप्सी आएगा, वर्टिगो आएगा, सर घूम जाएगा, तो 1-2 से डेट करेंगे, है ना। लेकिन आपको एपिलिप्सी नहीं है, आपको ड्राइनेस है स्किन में, स्किन खुरदुरी हो गई है, तो क्या करेंगे? 2 से डेट और इसको स्मूथनेस कौन स्किन लाएगा? जॉइंट पे पित्त लाएगा। 4 तो इसमें 4। कोई लेवल नहीं है, इसमें लेवल नहीं होता, इसमें बीमारी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। अगर आपने एनर्जी को समझ लिया और मेरिडियन कहाँ पर करना है वो समझ लिया, तो फिर आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने प्रोटोकॉल खुद बना सकते हो आप। तो मैम इसमें कोई 2-7 कहाँ पे करेंगे? 2-7 तब करेंगे जब बहुत तेज आंधी के समान कोई बीमारी, वातज बीमारी आ गई, तब हम 2-7 से डेट करेंगे। या फिर जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें 1-2 नहीं लेते हैं, ओनली 2 लेते हैं, 1 को टोन करते हैं, तो उसमें 2-7 से डेट करेंगे। 1-8 हाई, बीपी हाई हो गया, एनर्जी, वात जो है ब्लड वेसल में बढ़ गई है, ब्लड वेसल में फोर्स बढ़ गया, तो अगर तो उस केस में 2-7 से डेट करेंगे और 1-8 टोन करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ब्लड वेसल ब्लॉक हो रहा है, वेन्स, वेरिकोज वेन्स आपने सुना होगा, यस मैम। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि नीचे से ब्लड ब्लॉक ऊपर नहीं जाता और हो गया। वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं तो फूल जाती हैं, उसमें ब्लड इकट्ठा होता रहता है, आगे बढ़ नहीं पाता तो फूल जाता है। तो वो आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? फोर्स 2 बढ़ाएंगे। 2 बढ़ाएंगे, और 2 और के मैम साथ चूंकि ब्लॉकेज ब्लड है। वेसल है, ब्लड वेसल है, तो 3 बढ़ाएंगे, और 7 भी बढ़ाएंगे, दिशा बढ़ाएंगे, नीचे से ऊपर डायरेक्शन, और 4-5 से डेट कर देंगे। ब्लॉकेज को घटाना है ना, 4-5 कफ, कफ क्या है? पृथ्वी तत्व है, रोक रहा है, उसको घटा देंगे। भाग हो गया ना उसमें। हाँ, तो फ्लो बढ़ा दिया बस। तो इसमें कोई लेवल नहीं है, आपको बीमारी के अकॉर्डिंग चुनना है। थोड़ा समझिए, पहले बेस समझिए, तो आपके सारे क्वेश्चन डिसअपियर हो जाएंगे। जैसे हमने अभी बात को समझा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, अभी पित्त को समझेंगे तो और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले हम लोग पित्त को देखते हैं। अभी हमने देखा कि वात क्या क्या बीमारी है, वात में कौन कौन सी बीमारी आती है, ये देखा है। अब जैसे कौन हो गया, कहीं पर भी कौन हो गया, कौन क्या होता है? मांस का वहां पर इकट्ठा हो जाना पैरों में। ठीक है। अब कौन क्या है? ड्राइनेस है, वो आपका जो स्किन का मांस है वो ड्राई होके सूख गया और वो इकट्ठा हो गया, स्मूथनेस नहीं है वो वहां पर। लेकिन अगर हमने क्या किया, स्मूथनेस, स्मूथ लाने की कोशिश करी, पहले हम लोग कौन का ट्रीटमेंट करना नहीं जानते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि 2 को कम कर देते थे और 1 को और 4 को टोन करते थे कि उसमें स्मूथनेस आए, थोड़ी सॉफ्टनेस आए। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि एक बार हम लोग ने सर्जिकल ट्रीटमेंट किया, यानी ड्राइनेस बढ़ा दी, और ड्राइनेस यानी 2 को टोन कर दिया, 1 को सिडेट कर दिया, तो ड्राइनेस बढ़ाने से वो अलग हो गया स्किन से, वो ड्राइनेस सूख के अलग हो गया, उसमें थोड़ा सा जल तत्व था तो बंधा हुआ था स्किन से, और सूखने से वो अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो 2 टोन 1 सिडेट।
तो आपने क्या करना है, किसी भी ऐसे कौन हो उस टू का कलर क्या होता है, इंडिगो कलर, इंडिगो कलर लगा दीजिए उसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर है, अब एक्सपेरिमेंट करिए और अपनी नॉलेज शेयर करिए कॉन्फ्रेंस में, पेपर पढ़िए। ऐसे मेरे ना यहाँ पे दो गांठें सी बन गई थी। जी। तो मैं उसपे ये जो मतलब जैसे किसी कोई जख्म की गांठ बन गई ऊपर। अब मैंने क्या किया, पहले ब्लैक टिप को लगाया, फिर उसके साथ ही ज्वाइनिंग ग्रीन कलर लगाया। तो कुछ दिन लगाया तो वो गांठें गायब हो गई बिल्कुल ही। हम्म। तो गांठें किस तरह की है उस पर डिपेंड करता है। मेरे ये दोनों फिंगर पे यहाँ पर नन्ही नन्ही गांठें थी, इस जगह यहाँ पर भी हो गई थी। सम टाइम इट्स पेन, सब बहुत छोटी छोटी गांठें थी। तो क्या किया, बस इंडिगो कलर लगा दिया, 2 4 बार लगाया, छोटी हो गई, फिर भूल गए। फिर एक दिन देखा कि अरे हल्की सी फिर बड़ी हो रही है, फिर लगा दिया तो गायब, डिसअपियर हो गई। तो अच्छा कुछ मैडम, मेरे कुछ साथ ना एक यहाँ पे बहुत सालों से है गांठ, मतलब नहीं, समझ वो लो कि दस स्किन के साल अंदर है, अंदर है। तो वो अंदर है बाहर, वो, मसल की गांठ है। उसको कैसे खोला जा सकता है वो इसको? तो मसल डिपोजिशन है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे ना, वो मसल सूख रही हैं, ड्राई होके इकट्ठा हो रही हैं। ये तो 8 10 साल हो गए मेरे को मैडम। मैं मतलब पता नहीं अचानक ही एकदम से ऐसे पता नहीं कुछ कर रही थी तो उसमें अब एकदम से ही हुआ वो गांठ जैसे बन गई। मैंने काफी कोशिश की है उसके लिए, हम्म। लेकिन वो ये ठीक नहीं हुआ। पैर के नीचे एक गांठ बनी थी तो मैं मटर का दाना लगाती रही, उसके K1 के पास ही नजदीक थी, तो मैंने K1 पे मटर का दाना लगाती थी शुरू शुरू में। अब इस बात को भी 6 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो वो तो 3 4 दिनों में ही ठीक हो गई थी, मेरे मतलब हफ्ते में ही बिल्कुल बैनिश हो गई थी। और जिसको मैंने दिखाया तो वो कहता कमाल ही होगी, तुमने क्या करा? मैंने तो एक मटर का दाना लगाया था, एक 1 पे लगा दिया, एक 2 पे लगा दिया, K1 K2 पे दोनों पे लगा दिया, और वो अपने आप से ही गायब हो गई। वो मुझे कह रहा था कि वो बैंडेड आती है हम्म। मोरियों वाली, वो क्या बता रहा था, मैं आपको ला दूंगा आप लगा लेना। वो जब तक हम्म। लाया भी नहीं और मेरी हो भी गई खत्म। मैंने ऑक्यूपेशन का कमाल है बस, कि पता हाँ। नहीं कब तो कौन सी चीज गायब हो जाती है। जी मैं जी। ये नहीं समझ पा रही कि इस जगह पे ये गांठ मतलब ये इसमें LI का आ रहा है पॉइंट, या मतलब कौन सा आ रहा है, मैं उसमें तभी मैं कंफ्यूज, या नहीं लंग्स का देखिए, आता अगर है स्किन के नीचे ऐसे करने पे गांठें सी दिख रही हैं, फील हो रही हैं। एक गांठ है, एक ही है गांठ नहीं, इसी छोटी सी जगह गांठ है, कड़ी पे। गांठ है या। नहीं सॉफ्ट है वैसे तो, हम्म। लेकिन मतलब ये है कि है छोटी सी है बिल्कुल ही। तो इस पे पहले मैं ना न्यूगा बेस्ट की थेरेपी करती थी, तो उसका वो हीट वाला वो लगाती रहती थी इस पे, तो उससे मतलब थोड़ा सा रिड्यूस हो गई थी, पहले थोड़ी आप बड़ी थ्री थी। सिक्स स्टोन 4 5 सिडेट करके देखिए राइट रिंग फिंगर पे, ऑल एलवीएन। ओके, ठीक है, ठीक है। करके देखिए ओके, फिर बताइएगा। तो थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और चीजें बहुत ज्यादा हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी की, अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में क्या ट्रीटमेंट देते हैं? मैम हाई हाई ब्लड, बीपी में आपने बताया 18 टोन 27 सीडेट। मैम ये कहाँ पे देंगे? हाँ ये दिस इज द गुड क्वेश्चन कि कहाँ पे देंगे। तो बोथ स्मॉल फिंगर, आकाश और वायु की फिंगर, और बोथ मिडिल फिंगर, क्योंकि हाई बीपी जब होता है तो ऊपर की तरफ आपके ऑक्सीपिटल हेडेक और थकावट और सिर में घूमता है। तो बोथ मिडिल फिंगर और बोथ स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे। ठीक है। ठीक है मैम। और मैम लो बीपी में फिर इसमें टू को टोन करेंगे? रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर वात जॉइंट, वन मैम टू अगर सेवन सर वर एट घूमे नहीं, ओनली बीपी बढ़े पता भी नहीं चला, सर घूमता नहीं, चेक करने से पता चलता है, तो मिडिल फिंगर को लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। बोथ मिडल फिंगर और बोथ स्मॉल फिंगर वात जॉइंट। वाद ज्वाइंट का कौन सा मतलब पॉइंट मैडम लगाना? वन, 1 टोन 27 सीडेट। 1 to 8 टोन 3 7 सीटेड। ठीक है, थैंक यू। चलिए पित्त ह्यूमर के बारे में जानते हैं। पित्त पर्सनालिटी कैसी होती है, पित्त पित्त डिजीजेस कैसी होती हैं, क्या पित्त डिजीज होती है। तो पित्त में आता है अग्नि प्लस जल। ठीक है,
यानी पित्त दोष का मतलब होता है हीट एनर्जी इन द बॉडी, वो विजिबल है, इनविजिबल है। हीट हीट एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन हीट कहाँ पर काम करती है? पित्त हमारे शरीर में कहाँ पर काम करता है, बताइए। मैम हर जगह काम स्टमक, करता है मैम। ज्यादा स्टमक। हम HCl होता है मैम स्टमक में। मैम ब्लड मूव करता है पित्त की वजह से, वो वात की हीट। वजह से करता है मूवमेंट। और लिम्फ में होता है। हम लीवर में यस, केमिकल फैक्ट। पित्त मैनिफेस्ट इन द मेटाबॉलिज्म, जो खाने का चयापचय क्रिया होती है ना, फंक्शन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो वो पित्त की वजह से होता है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो हम अभी आज तक नहीं बना पाए। किसी भी न्यूट्रिशन तत्व जो हमने खा के पचाया, उसमें से अलग करना, और फिर उसको अलग फॉर्म में, उस न्यूट्रिशन को, जो न्यूट्रिशन मिला, जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, जो प्रोटीन मिला, जो फैट मिला, उसको एमिनो एसिड में तोड़ना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, फैटी एसिड में कन्वर्ट करना फैट को, ये है मेटाबॉलिज्म जो लीवर करता है हमारे शरीर में, बिकॉज ऑफ द पित्त, है ना। तो अग्नि सिर्फ अग्नि नहीं है, अग्नि प्लस जल है। हालांकि दोनों की प्रॉपर्टीज देखिए ऑपोजिट है। अग्नि की क्या है, नेचर में एग्रेसिव है ना अग्नि, तीक्ष्ण। और जल क्या है, पोलाइट है और ठंडा। सॉफ्ट है। ठंडा। लेकिन जब दोनों मिल जाए तो डाइजेशन, देखना, आंखें देखती हैं, आंखों से हम देख सकते हैं, बॉडी की एक नेचुरल हीट होती है ना, 98 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको मेंटेन रखना। कम हो गया तो जल बढ़ गया, ज्यादा हो गया तो अग्नि बढ़ गई। हंगर एंड थर्स्ट, प्यास और भूख का क्रिएशन, और बॉडी में जो लचीलापन रहता है ना, इलास्टिसिटी, वो भी ये भी पित्त की वजह तीक्ष्ण। से। जो हमारे चेहरे पे ग्लो होता है, रेडियंस होती है, या जो मेंटल हैप्पीनेस है, ये भी पित्त की वजह से होती है। और इंटेलेक्चुअल, पित्त क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है। जो पित्तज प्रॉपर्टी के लोग होते हैं, पित्तज कॉन्स्टिट्यूशन के लोग होते हैं, वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं। और जो साधु सन्यासी और जो ऋषि मुनि सेंट बनते हैं ना, उनमें पित्त हाई फॉर्म में होता है, बहुत हाई फॉर्म में होता है। तो ये एक्टिवनेस ऑफ इंटेलेक्ट है। और ये पित्त कहाँ निवास करती है शरीर में? जैसे हम लोग ने अभी बात करी, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे स्टमक में, डाइजेस्टिव जूसेस जो आपने बताए, लिवर में, इसके अलावा गॉल ब्लेडर, स्प्लीन, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्किन में जो स्वेट निकलता है, ये फूड मेंसेस नली में, में है, आईज में। नली में है, हार्ट में हाँ, है, आईज ब्रेन में। में, यस, लिम्फ में, skin में, ब्लड में। दिल में, आंखों में। ब्लड का भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना। हम्म। तो कहीं भी टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, तो वो पित्त की वजह से होता है। पित्त की वजह से अंडरस्टैंडिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, आपको सही और गलत में पहचान कराना, कलर कॉम्प्लेक्शन में नजर आता है। तो अगर हम बात करें इसके गुणों की, अभी हमने फीचर्स देखे पित्त के, फिजिकल गुण इसके क्या होंगे? पित्त कैसा कर देता है? ड्राइनेस लाता है और रफनेस लाता है। इसके अलावा पित्त शार्प होता है और फ्लूइड फॉर्म में होता है, गर्म होता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ट्रांसपेरेंसी भी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, और शॉर्ट होता है। लाइट, हल्का होता है पित्त। हाँ। और मेंटली अगर हम देखें, तो डिवाइन एसेंस ज्यादा होता है पित्तज वालों में। सबका ऊपर। और अगर हम केमिकल रूप में शरीर में देखें, तो
पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो मुंह कड़वा हो जाता है। ल्यूब्रिकेशन का काम करता है पित्त, जैसे घुटने के बीच में ल्यूब्रिकेशन, जोड़ों के बीच में। तो पित्त दोष का एसेंस है फायर एंड वाटर। तो फायर की वजह से सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। मैम और हाँ, अभी आपने ट्रांसपेरेंट बोला, तो मैम वात ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा कि पित्त? मेरे ख्याल से वात ज्यादा ट्रांसपेरेंट बात होगा। ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। ठीक। तो पित्तज पीपुल हैव नेचुरल फायर इन देयर बॉडी। पित्तज वाले लोग मीडियम साइज के लोग होते हैं और मैच्योर्ड मसल होती है उनकी, है ना। थोड़ा इंटेलेक्चुअल, आप देखोगे अपने जो वर्किंग है अगर, तो काम अपने कितने इंटेलेक्चुअल तरीके से करते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, थिन होती है और गर्म होती है। आप अगर चुभाएंगे ना तो वहां रेड रेड ब्रूजेस हो जाएंगे, स्कार जल्दी से पड़ जाते हैं, स्किन में टियर इजीली हो जाता है, और ऐसे लोगों को लू जल्दी लग जाती है, हीट स्ट्रोक। पसीना बहुत आता है, एक्सेस स्वेटिंग। तो स्किन भी पतली होती है, बाल भी पतले होते हैं और हल्के होते हैं, और बालों में सफेदी भी जल्दी आती है। ग्रेइंग ऑफ हेयर, व्हाई हैपेंस ग्रेइंग ऑफ हेयर? बिकॉज ऑफ द पित्त इन द स्कैल्प। तो ऐसे लोग गंजे होने लगते हैं, बाल्डिंग या हेयर फॉल होने लगता है। ये हाई पित्त वालों का कॉमन प्रॉब्लम है, ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल्डिंग, फॉलिंग ऑफ हेयर। ये ना कॉमन प्रॉब्लम है हाई पित्त वालों का। लेकिन इनकी नींद बहुत गहरी होती है और बहुत अच्छी होती है, और पल्स भी बहुत स्ट्रांग मिलेगी आपको। और इनकी अगर पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी कैसी होती है? डोमिनेंट। डोमिनेट करते हैं ये, दूसरा बोल नहीं सकता इनके आगे। लेकिन फाइनेंशियली ये बहुत इकोनॉमिकली चलते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं। पैसा है तो खर्च करेंगे खुले हाथों, कम है तो सोच के खर्च करेंगे। और जैसे बोला डोमिनेंट पर्सनालिटी, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है, जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जल्दी नाराज भी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हम्म शार्प माइंडेड होते हैं। हम्म इनसाइट अच्छा है, गुड, बहुत सोचने समझने की बहुत अच्छी, तुरंत डिसीजन ले लिया, तुरंत सोच लिया, गुड इनसाइट। एनालिटिक पावर अच्छी है, ऐसे लोग लॉयर बनते हैं, या ऐसे जो आर्ग्यूमेंट कर सकें। एनालिटिक पावर अच्छी होती है, डिबेट कर सकते हैं। मेरा बेटा ऐसा ही है बिल्कुल। अरे बैंकर है, वो बैंक में ही है। पर अच्छा। ये मैम है कि हाँ सोशल तो भी वो होंगी, सोशल। हाँ, सोशल भी आजकल होते हैं, बहुत सोशल होते बहुत हैं, ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, सोशल है, बहुत ज्यादा सोशल है। और जॉली नेचर के भी होते हैं। हर एक से मिलता है जुलता, हर एक से मिलता है, हर एक से बात करता है। तो आप बता रहे हो तो मैं उसको को रिलेट कर के साथ में। हाँ तो हर एक से उसकी मतलब कोई नहीं कहता कि इससे मेरी बिगड़ेगी, पर हाँ जिससे हाँ बिगड़ती है तो वो उसको फिर वो पीछे ही कर देता है बिल्कुल ही। हाँ हाँ हाँ। तो उसको दोबारा अपनी लाइफ में नहीं लाने देता। तो बीमारी कौन सी होगी, डिजीज कौन सी होगी पित्त दोष से रिलेटेड? क्या क्या बीमारियां होंगी? गैस, एसिडिटी। हाई फीवर। फीवर स्टोन। तो देखिए, फीवर का कारण तो इन्फेक्शन होता है ना। वो तो इंस्टांसनल भी हो सकते हैं, किसी चीज से हाँ, गला किसी खराब हुआ चीज से तो भी हो इन्फेक्शन जाता हुआ है। तो फीवर आता है। बट अगर लीवर रोग। पित्त कम हो गया तो डाइजेस्टिव पावर लो हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जॉन। कोल्ड कफ हो जाता है, पित्त कम हो गया। और पित्त ज्यादा हो गया तो ट्यूमर। रैशेज, स्किन डिसऑर्डर, हम्म एक्जिमा, सोरियासिस, स्ट्रोक, ऑर्थराइटिस, और जैसे आपने बोला गैस्ट्रिक, एसिडिटी, जॉइंडिस भी हो सकता है, मुंह में छाले हम्म आना, आंतों में हीट बढ़ गई, पित्त बढ़ गया तो छाले आ गए, आंखें लाल हो गई, और बाल झड़ना जो बताया मैंने, बाल्डनेस होना, और
फिजिकल इलनेस भी हो सकती है, जैसे ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, एनीमिया, आंखों खून की कमी हो जाना, लीवर आंखों का के रोग हो जाना। तो ये सब एक्ने। अर्टिकेरिया आपने सुना होगा स्किन में। क्या चीज मैडम? अर्टिकेरिया, लाल लाल चकत्ते वो से पड़ने लगते हैं। हाँ जी, हाँ विटिलिगो। जी। सोरियासिस। सोरियासिस में वाइट रेड मिक्स चकत्ते पड़ते हैं, और ये ठंड से बढ़ता है, ठंड में बढ़ता है, ठंड में पित्त बढ़ जाने से बढ़ता है। झाइयां आ जाना फेस पे, ब्लेमिशेस। तो ब्लेमिशेस भी पित्त डिजीज है। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की फायर होती है। विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, महाअग्नि। ठीक है। तो अगर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट की बात करें, तो अग्रवाल सर पिछले कुछ साल से बड़े चीख चीख के बता रहे हैं एक ट्रीटमेंट, हॉट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट। फीवर आ गया, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो डेंगू हो, या फिर हाई फीवर आ गया, तो पित्त के साथ वायु भी सिडेट, यानी 2 3 4 है ना, 2 3 4। और पित्त किस में कम करेंगे? जब ब्लड पतला हो जाता है, 3 4। डेंगू में होता है ना, ब्लड पतला हो जाता है, तो 3 4। और उसको रोकने के लिए 5 6 स्टेबल करने के लिए। और अगर इन्फेक्शियस फीवर हो गया तो 2 3 4 5 6। आप देखो, वेडनेसडे क्लास देखो या अग्रवाल सर की क्लासेस सुनो, तो वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बता रहे होते हैं। लीकी गट, लीकी ब्रेन, 2 3 4। पित्त को घटा दीजिए। ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने बताया था कि NCH3, यानी 3 नंबर लीवर की फिंगर है। तो NCH3 पे देखिए, 3 और 4 मिलके पित्त बनाते हैं। तो 3 पे 2 3 4 5 6 करेंगे, और 4 पे 2 4 3 6। कोल्ड का ट्रीटमेंट, 3 पे हॉट का ट्रीटमेंट, 4 पे कोल्ड का ट्रीटमेंट। ये मिला के पित्तस ट्रीटमेंट होता है, वेरी स्पेसिफिक। अंतिम 4 पे क्या करना है? 2 4 3 6। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा रही हूँ, आप लिख सकते हो। इसको आप लिख लीजिए। ये देखिए, सीजन चेंज हुआ, अगर खासकर ये जो मौसम बदल रहा है ना, इसमें। हम्म। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यानी 3 नंबर फिंगर पे 3rd स्पाइरल, और 4 नंबर फिंगर पे 4th स्पाइरल। सेम ट्रीटमेंट रहेगा, मगर स्पाइरल में ले लिया। डिस्पेप्सिया एक बीमारी होती है जिसमें महाअग्नि, जो स्टमक की अग्नि है, वो कम हो जाती है, पुअर हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। और इसमें एंटासिड खाते रहते हैं जब लोग बहुत सालों तक, तो पहले तो क्या एसिडिटी होती है, और सालों सालों तक एंटासिड खाते खाते पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और डिस्पेप्सिया हो जाता है। तो डिस्पेप्सिया के ट्रीटमेंट के लिए पित्त बढ़ाएंगे, यानी 3 6 4 5। अग्नि बढ़ाएंगे, वो जल नहीं बढ़ाएंगे, जल घटाएंगे। और अगर एसिडिटी है, डिस्पेप्सिया नहीं है, एसिडिटी है, तो 2 3 1 4 करते हैं। तो दोनों में फर्क है, ये आपको समझना चाहिए। कहाँ गया? एसिडिटी और डिस्पेप्सिया का अंतर आपको पता होना चाहिए। डिस्पेप्सिया मतलब पुअर अग्नि, और एसिडिटी मतलब हाइपर अग्नि। तो उसमें अग्नि कम करेंगे, जल बढ़ाएंगे, और डिस्पेप्सिया में अग्नि बढ़ाएंगे, जल घटाएंगे। ठीक है।
पित्त के 5 प्रकार है: रंजक पित्त, साधक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, राजक पित्त। भ्राजक पित्त और पाचक पित्त, है ना। तो रंजक पित्त क्या होता है? जो स्किन का कलर होता है। रंजक रेडनेस पित्त लाना। कलर देता है आपके ब्लड को, प्लाज्मा को, रस, रक्त, इनको ब्लड में कन्वर्ट करना, ये रंजक पित्त का काम है। और साधक पित्त क्या करता है? साधक हार्ट और ब्रेन के हार्ट और ब्रेन ब्रेन। जो आपके इमोशंस है ना, जैसे उसको जॉय, कंट्रोल, हैप्पीनेस, साहस, करेज, या जो डिजायर्स होते हैं मेंटल, डर हो गया, उनको क्रोध शक्ति हो बढ़ाता गया, है। गुस्सा हो उनको गया। रेगुलेट करता है। इसके अलावा इंथुजियाज्म, कुछ कार्य करने का जो इंथु होता है वो प्रोड्यूस करना, ये साधक पित्त करता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक आ रहा है या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब है साधक पित्त वीक हो रहा है। और आलोचक पित्त क्या करता है? आलोचना। मैम दृष्टि, देखते आलोचना। मैम हैं देखने में, जैसे दृष्टि के लिए, यस, दृष्टि के लिए दिखने में। आंखों से देख, आईज, बुद्धि। आईज में हाँ, रहता आईज, है। आईज में। उसमें। तो आई साइट के कोई भी डिसऑर्डर हो, विचार इसमें भी दो करना। होते हैं, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। एक को कहते हैं आई दृष्टि साइट और एक को करना। कहते हैं विजन। विजन। विजनरी है, कितनी दूर की सोच रखता है, दूर की दृष्टि। और चक्षु वैशेषिक मतलब आईज रिलेटेड टू ऑप्टिक नर्व। ठीक है। हाँ जी। तो ये आलोचक पित्त। पाचक पित्त पाचन करता है। पाचक पित्त बिगड़ जाए तो आपको एसिडिटी होने लगती है, हार्ट बर्न होने लगता है, क्रेविंग होने लगती है, इनडाइजेशन होता है, अल्सर हो जाता है, और किसी भी चीज का एडिक्शन, ये भी पाचक पित्त करता है। तो पित्त को शांत एडिक्शन, करने की जैसे चाय पीने एक्यूप्रेशर की आदत हो गया। है। जैसे चाय, जैसे किसी को एडिक्शन मीन्स की, जैसे कोई ज्यादा चाय पीता है या कोई कोई वो पीता है, कोई किसी भी हाँ, चीज के एडिक्शन लिए। मीन्स कि स्मोक एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, टी का एडिक्शन, इवन सेक्सुअल एडिक्शन, ये भी होता है। हाँ, वो भी कई लोगों को ज्यादा ही रहता है। तो देखिए, पित्त को शांत करने के लिए ना विरेचन कर्म होता है एक आयुर्वेद में, जिसमें काऊ घी को पिला के लूज मोशन कराया जाता है, या कैस्टर ऑयल, मसाज भी की जाती है, जिसको विरेचन कर्म कहते हैं। या फिर ब्लड लेटिंग करते हैं, इसको कहते हैं रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग करते हैं। हमारे पास 3-4 सिडेट है कि नहीं है? ये 2-3 सिडेट है हमारे पास भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट में ही है, हमारे पास भी है। तो जिस भी मेथड से करें। मैम विरेचन में आपने क्या बताया, या तो काऊ का घी पिलाते हैं और दूसरा क्या एक बात बोली थी आपने प्लीज? काऊ का घी पिलाते भी और मसाज भी करते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल से भी करते हैं। मैम शंख पंचालन भी करते हैं आयुर्वेद में, पानी पिला के आंवले का यस, पानी पिला के और वॉमिट करा देना। वॉमिट कराते हैं। हाँ हाँ। तो ये वो सब, तो योगा का क्रिया है, उसको योगा का, वो पूरा पानी पी के फिर उसको वॉमिट करके निकाल देते हैं। दंत से जी अंदर से कितना गंद निकलता इंजेक्ट है करते बाहर। हैं। जी जी जी, वो स्टमक की उसको एक्सेस ताजा हीट करते हैं। निकल जाती है। मैम हाँ। शंख पंचालन में मैम पिला के लूज मोशन करवाते हैं। ओके। हाँ जी। हाँ जी। अगर नेचुरली आपको स्टमक के पित्त शांत करना है ना, तो एक टी होती है जिसको कहते हैं CCF टी। टी, चाय, CCF चाय मतलब C फॉर क्यूमिन, C फॉर कोरिएंडर, और F फॉर फेनल, जीरा, धनिया और सौंफ। तो हाँ, सीसीएफ। इसकी चाय पकाइए पानी में, और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, ये ठंडा करती है पेट को। जीरा, सौंफ और CCF, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल। क्यों। तो अब देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट में
मैम फिफ्थ रह गया। एक हमने रंजक बताया, एक साधक, एक आलोचक, एक पाचक। मैम फिफ्थ रह गया। आलोचक, फोर्थ भ्राजक, भ्राजक। भाजक भ्राजक है क्या? भ्राजक होता है जो इस तापमान कॉम्प्लेक्शन शरीर का। मेंटेन करते हैं। कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन करना है, हेल्दी स्किन लाना। बॉय जैसे ये गड़बड़ हो तो आपको एक्ने, चेहरे पे बॉयल्स, रैशेस, एक्जिमा, ब्लिस्टर, सोरियासिस हो जाते हैं। स्किन ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, रिंकल, ब्लैक पैचेस हों तो क्या करते हैं? देखिए, बोथ स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट पे 2-3 सीडेड 1-4 टोन करते हैं। यानी वात और पित्त का मिक्स स्वरूप है। तो वात में वायु और अग्नि घटाते हैं, क्योंकि अग्नि के साथ जब वायु मिलती है तो अग्नि की फ्लेम हाँ निकलती है, फ्लेम निकलती है ना। अग्नि है और तेज हो वायु नहीं है तो अग्नि वहीं बंद हो जाएगी। तेज तभी होगी जब वायु साथ में है। तो 2-3 को सिडेट कर दीजिए और 4 को वाटर डालिए और आकाश यानी स्मूथनेस, तो 1-4 टोन। तो मैम बोथ फिंगर स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट पे भी कर सकते हैं। और लेफ्ट और साथ में ये स्किन की फिंगर है ना ये दोनों, हम्म इसलिए। लेकिन अगर यही चीज ब्लड में हो, ब्लड में हीट बढ़ी हो, ब्लड में गर्मी बढ़ी हो, तो यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो बोथ इंडेक्स फिंगर ब्लड और प्लाज्मा जॉइंट पे, पित्त जॉइंट। यानी एक्सेस गैस्ट्राइटिस हो, डकारें आ रही हो, बर्पिंग, हाई पित्त। और विटिलिगो देखा आपने? विटिलिगो क्या होता है? जिसमें वाइट आपको पैचेस होते हैं। वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, सफेद। और बढ़ते कीड़े बढ़ते की इतने, वजह से, कीड़े की वजह से जो होते हैं। नहीं नहीं, बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि पूरी बॉडी सफेद हो जाती है, जिनको हम सूरजमुखी वो कह देते वो हैं, प्रॉब्लम अलग होती है, हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो विटिलिगो में, फ्लैरी विटिलिगो बोलते क्या हैं, है? हिंदी में फ्लैरी बोलते हैं अग्नि उसको। है, प्योर अग्नि, उसमें जल नहीं है। विटिलिगो प्योर अग्नि जब जलाती है तो राख बन जाती है और राख का कलर सफेद हो जाता है। दिस इज अग्नि। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, 3 सीडेट 4 टोन। अग्नि घटाओ, जल बढ़ाओ। एक तो ब्लड में, ब्लड और प्लाज्मा के जॉइंट पे। इसके अलावा थंब में आप ऑल एलवीएम में कर सकते हैं, 3 सीडेट 4 टोन। और किससे होता है ये कलर? अगर हम देखें तो ग्रीन कलर से होता है। 3 सीडेट ग्रीन कलर से, 4 टोन ग्रीन कलर से। ग्रीन सर्कल भी लगा सकते हो। तो लेफ्ट थंब के ऑल एलवीएम पे दोनों पे ग्रीन कलर, 3 सीडेट 4 टोन ग्रीन कलर। यहां पर ग्रीन कलर की सर्किल बना दीजिए। और मैग्नेट लगा सके तो ज्यादा अच्छा है। अगर फ्लैटुलेंस बहुत ज्यादा है, नीचे से गैस बहुत ज्यादा पास हो रही है, तो बोथ स्मॉल फिंगर थर्ड स्पाइरल, अग्नि का स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल मतलब अग्नि। अग्नि का। और दोनों स्मॉल फिंगर, क्योंकि इंटेस्टाइन में से निकलती है तो दोनों स्मॉल फिंगर, 2-3 सीडेट 1-4 टोन। और पित्त, प्योर पित्त जिसमें 3 और 4 दोनों बढ़े हों, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें 3-4 दोनों बढ़े हों? जल्दी मैम बताइए। वॉमिटिंग, है? एक्जिमा। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग? नौसिया, नौसिया। मैम गैस में होगा ये। एक्जिमा गैस में का, मैम। गैस में तो ओनली 2 और ओनली 3 घटाते हैं ना। वात का ओके। 2 और उसका पित्त का 3। ओनली मैंने जो 3 और 4 दोनों बढ़े हों। अब ये मैं मैं आप लोग मैम को बता भी लीवर, चुकी हूँ। मैम लीवर में प्रॉब्लम होगी तो। क्या आप लोग, प्लेटलेट लो हो जाते हैं, ब्लड पतला हो जाता है, डेंगू हो जाता ओके। है। अच्छा। 3-4 सीडेट करेंगे ना। हाँ जी हाँ जी। ब्लड वेसल में ब्लड रुक ही नहीं रहा है, स्प्लीनोमेगाली हो गई, फीवर आ गया, ब्लड पतला हो गया। प्लेटलेट आप चेक कराया तो 150 के नीचे आ रहा है। तो ये 3-4 सीडेट 5-6 टोन।
और एक और बीमारी है जिसको कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। इट्स अ प्योर पित्तस डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। 3-4 सीडेट करेंगे, लेकिन 5-6 स्टोन नहीं करते रूमेटाइड में, क्योंकि हमें किसी चीज को बहने से नहीं रोकना है रूमेटाइड में। पित्त तो बढ़ा है, पित्त को तो घटा दिया, 3-4 सीडेट कर दिया, लेकिन हमें क्या करना है, वहां की नर्व सप्लाई ठीक करना है, वहां का एटमॉस्फियर ठीक करना है। तो उसमें 6 और 8 टोन करते हैं, मेटाफिजिकल एनर्जी को टोन करते हैं, 6-8 टोन। मैम करेंगे कहाँ पे? बोथ एसएप पे? आप सिंपल बोथ मेगा मेरिडियन पढ़ रहे हैं ना, बोथ हम्म। मेगा मेरिडियन। अगर प्लेटलेट कम है, 3-4 सीडेट, 5-6 टोन, यानी यहां पर सिडेशन, यहां पर टोनिफिकेशन, यहां सिडेशन, यहां टोनिफिकेशन। 3-4 सीडेट, 5-6 टोन, चक्रा मैग्नेट से, दोनों हाथ में 4 मैग्नेट। और रूमेटाइड आर्थराइटिस आर्थराइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो क्या करेंगे, 3-4 सीडेट, 6-8 टोन। और चूंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो 0 टोन 9 सीडेट भी लेंगे रूमेटाइड में। इनिशियल स्टेज पे सिर्फ मेगा मेरिडियन से ठीक हो जाता है। अगर सारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, अकड़न हो रही है, तो आप ये करके देखिए, भले ही और डायग्नोसिस ना हुई हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हो यही मैम, मेगा मेरिडियन पे यही ले लें? ऑस्टियोआर्थराइटिस आप छू के देखो, घुटने के जोड़ में दर्द है, हथेली के पीछे से छू के देखो, गर्म है, जल रहा है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ठंडा होगा। ओके। रूमेटाइड आर्थराइटिस में और यूरिक एसिड में गर्म होगा। धीरे धीरे आप सब समझने लगोगे, कोई ऐसे बात नहीं है। मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिर क्या ट्रीटमेंट देते हैं? अच्छा, सारे लड्डू एक ही बार में खा जाओ। मैम इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या करें? बीमारी है बताओ आप। चलेंगे वो पता भी नहीं लगने कहाँ, मतलब भूल जाएंगे सब। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या बीमारी है? हाथ बढ़ गई जोड़ में। जॉइंट्स का डीजेनरेशन। यस, जॉइंट डिजीज। इसमें साइनोवियल फ्लूइड सूख जाते हैं, जबकि रूमेटाइड में इन्फ्लेमेशन होती है, गर्म होता है, सूजन होती है, पेन होता है, सीवियर पेन होता है, गाउट में और सीवियर पेन होता है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में फ्लूइड सूख जाते हैं डीजेनरेशन होके, तो उसको डीजेनरेशन के पॉइंट देंगे 2-4-5 सीडेट, 3-7 टू। वो तो डीजेनरेशन का पॉइंट तो यार आपकी सारी बुक में दिया हुआ है, हिप्पोक्रेटस खोलिए मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग ने वात और पित्त पढ़ा, कफ का थोड़ा कल समझ के, और कल हम लोग धातु और थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस 3-4-5 सेडेट एंड व्हाट इज द अदर पॉइंट मैम? 2-4-5 सीडेट, 2-2। 2-4 मैम कल हुई थी आपकी क्लास क्या? कल है? नहीं, कल जो बीत गया उसमें हुई थी हाँ क्या थी क्लास? थी, यस। मैम उसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे क्या? डाल मैंने दी। डाल दी, ओके। हाँ जी। मैम मैम 2-4-5 सेडेट आपका एंड ना फेसबुक पे आ नहीं रहा मैम, मैंने आपने जो बोला था उससे डाला था, नहीं, संगीता बर्मन। यूट्यूब में डालिए एक्यूटच, हाँ जी। ACUTOUCH, एक्यूटच ओके। वेलनेस। वेलनेस। और मैम और जो रात में ईशान ग्रुप हो रहा वो भी डाला था, वो भी नहीं आया मैम। कहाँ आया डाल है रहे हो आप? यूट्यूब में ही मैम। नहीं, ईशान तो है। ISHAN, ईशान से आ जाएगा, और मेरा एक्यूटच वेलनेस नाम है, उससे आ जाएगा। आ रहा है मैम, दोनों का आ रहा है आपका, देखिए। हैं? अच्छा। आ रहा है मैम, दोनों का आ रहा है, हाँ ईशान वाला भी आ रहा है, ये भी। टच वाला तो आपका तो निकाल लिया हमने। हाँ, आपका उसको तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो दिखेंगी। आने लगती है मैडम, मैंने किया था तो आपकी वो एकदम सामने आ जाती है, एकदम से। जी जी जी। तो थैंक